आज के इस खास ऐतिहासिक विश्लेषण में स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के इसमें गहराई से गोता लगाते हैं। सच में इतिहास की सबसे आकर्षक और रहस्यमयी प्राचीन दुनिया सिंधु घाटी सभ्यता के राज खोलने को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्साह है। यह कोई आम कहानी नहीं है, यह एक ऐसे समाज की कहानी है जो अपने समय से मीलों आगे था और जिसका इतिहास शानदार नगर योजना और पतन के कारण आज भी सबको हैरान कर देते हैं। एक पल के लिए विचार करें कि यह साम्राज्य आखिर कितना विशाल रहा होगा। इस अविश्वसनीय नंबर पर गौर करें, 13 लाख से लेकर 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक। मतलब अगर उस समय की मिस्र और मेसोपोटामिया की महान सभ्यताओं के कुल क्षेत्रफल को एक साथ मिला भी देना, तो भी सिंधु घाटी सभ्यता उन दोनों से कहीं ज्यादा बड़ी थी। इतने विशाल इलाके में फैले होने के बावजूद हर चीज में जो एक रूपता थी, वो सच में दिमाग हिला देने वाली है। आज की इस चर्चा के मुख्य बिंदु हैं: पहला, एक रहस्यमयी सभ्यता की खोज; दूसरा, अद्भुत और शानदार नगर योजना; तीसरा, उन्नत कृषि, कला और व्यापार; चौथा, इस महान सभ्यता के पतन के कारण; और अंत में पतन का क्रम और निष्कर्ष। इसमें सिर्फ यह जानने को नहीं मिलेगा कि वे कैसे रहते थे, बल्कि उस वैज्ञानिक सच्चाई को भी समझेंगे कि आखिर इतने विशाल शहर अचानक गायब कैसे हो गए। अध्याय एक रहस्यमयी सभ्यता की खोज। इतने बड़े साम्राज्य और विशाल शहरों के बारे में दुनिया को पता कैसे चला? इसकी खोज की कहानी भी किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। बात है 1850 के दशक की। उस समय कराची और लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। काम के दौरान रेलवे इंजीनियर्स बर्टन बंधुओं को अनजाने में कुछ पुरानी पक्की ईंटें मिल गईं। बिना ये जाने कि वो 4000 साल पुरानी धरोहर हैं, उन्होंने उन ईंटों का इस्तेमाल रेलवे ट्रैक बिछाने में कर लिया। इन विशाल शहरों को धरती के नीचे से पूरी तरह बाहर लाने में पुरातत्वविदों को 70 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया। असली काम तो 1921 में शुरू हुआ, जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा में और फिर 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में खुदाई की। तब जाकर दुनिया ने इस गुमनाम सभ्यता के दर्शन किए। अध्याय 2, अद्भुत और शानदार नगर योजना। जब इस सभ्यता के स्वर्ण युग की वास्तुकला को देखते हैं तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इनकी वास्तुकला और प्लानिंग कुछ ऐसी थी जो आज के आधुनिक शहरी प्लानर्स को भी मात दे दे। इन इंजीनियरिंग चमत्कारों पर ध्यान दें। क्या आज से हजारों साल पहले एकदम सीधी सड़कों की कल्पना की जा सकती हैं, जो एक दूसरे को 90 डिग्री के समकोण पर काटती हों? उन्होंने ऐसा कर दिखाया था। उन्होंने कच्ची नहीं बल्कि एक ही स्टैंडर्ड साइज की पक्की ईंटों का जमकर इस्तेमाल किया। और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो है उनका ढका हुआ ड्रेनेज सिस्टम, जिसमें आज के शहरों की तरह बीच बीच में सफाई के लिए बाकायदा मैनहोल्स भी बने हुए थे। लगभग हर घर में अपना प्राइवेट बाथरूम था, और गुजरात के धोलावीरा जैसे शहरों में तो वाटर हार्वेस्टिंग यानी जल संरक्षण की जो तकनीक थी, वो आज के दौर में भी सोचने पर मजबूर कर देती है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि शहर भौतिक और कार्यात्मक रूप से कैसे बटे हुए थे। इसे सिटाडेल या दुर्ग कहते हैं। ये शहर का पश्चिमी, ऊंचा और किलाबंद हिस्सा होता था। ये निचले शहर से बिल्कुल अलग था और माना जाता है कि यहाँ शासक वर्ग, पुरोहित या महत्वपूर्ण प्रशासनिक लोग रहते थे, जबकि निचला हिस्सा आम लोगों के लिए था। ये साफ दिखाता है कि समाज कितने व्यवस्थित तरीके से बटा हुआ था। इसी दुर्ग वाले हिस्से में प्राचीन जल प्रबंधन का एक और अजूबा मिलता है, विशाल स्नानागार यानी द ग्रेट बाथ। मोहनजोदड़ो में मौजूद ये 12 बाई 60 मीटर का एक बहुत बड़ा आयताकार पूल था। इसे पक्की ईंटों से इतनी सटीकता से बनाया गया था कि पानी रिसने से रोका जा सके, और इसके लिए बिटुमेन यानी डामर की एक वाटरप्रूफ लेयर लगाई गई थी। ये बिल्कुल आज के किसी भव्य लग्जरी स्पा जैसा था, जिसका इस्तेमाल संभवतः किसी खास धार्मिक अनुष्ठान या सार्वजनिक स्नान के लिए किया जाता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अध्याय 3 की तरफ। उन्नत कृषि, कला और व्यापार। रोजमर्रा की जिंदगी और अर्थव्यवस्था कैसी थी? बिना किसी आधुनिक तकनीक के इतना विशाल व्यापार कैसे खड़ा हुआ? आइए समझते हैं। ये अर्थव्यवस्था बेहद समृद्ध और शांतिपूर्ण थी। हैरानी की बात तो ये है कि पूरी दुनिया में सबसे पहले कपास यानी कॉटन की खेती यहीं शुरू हुई थी। और उससे भी बड़ी बात, बिना किसी करेंसी या सिक्कों के बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय के जरिए एक फलता फूलता ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क बना लिया गया था। नापतोल के लिए उनके पास 16 के गुणक वाले एक जैसे बाट थे।
मेसोपोटामिया, जिसे वो मेलुहा कहते थे, उसके साथ समुद्री और जमीनी व्यापार चरम पर था। याद रहे, ये कांस्य युग था, लोहे का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। फिर भी चनूदड़ो जैसी जगहों पर एडवांस मनके बनाने की पूरी फैक्ट्रियां मिली हैं। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि 2000 से ज्यादा सेलखड़ी की मोहरें मिली हैं और इन मोहरों पर एक ऐसी पिक्टोग्राफिक यानी चित्रों वाली लिपि लिखी है जिसे आज तक दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक या भाषाविद डिकोड नहीं कर पाया है। ये भाषा इस समाज की सबसे बड़ी और अंतिम अनसुलझी पहेली है। जिस दिन इसे पढ़ लिया गया, न जाने इस महान सभ्यता के कितने और नए राज खुलेंगे। इन सब शानदार उपलब्धियों को देखने के बाद एक बहुत ही बड़ा और नाटकीय सवाल सामने आता है। इतनी उन्नत, इतनी शांतिपूर्ण और इतने विशाल क्षेत्र में फैली ये महान सभ्यता आखिर अचानक कैसे खत्म हो गई? यहीं से प्रवेश होता है अध्याय 4 में, महान सभ्यता के पतन के कारण। आइए देखते हैं कि इन मेगा सिटीज के पतन के पीछे वैज्ञानिक जांच और शोध असल में क्या कहते हैं। विज्ञान पूरी तटस्थता के साथ बताता है कि ये किसी एक रात में हुई कोई प्रलयंकारी घटना नहीं थी, बल्कि ये पारिस्थितिक आपदाओं और सिस्टम के फेल होने का एक परफेक्ट स्टॉर्म था। कमजोर पड़ता मानसून और भयंकर जलवायु परिवर्तन इसके सबसे बड़े कारण थे। इस सभ्यता की लाइफलाइन मानी जाने वाली घग्गर हकरा यानी सरस्वती नदी धीरे धीरे सूख गई। इसके अलावा सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया, जिससे भयंकर जल संकट पैदा हो गया। वहीं मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में खुदाई से पता चला है कि वहां बार बार भयानक बाढ़ आई, जिसने पूरे के पूरे शहरों को सिल्ट यानी मिट्टी में दफन कर दिया। और अंततः जब ड्रेनेज सिस्टम चरमरा गया तो हैजा और मलेरिया जैसी महामारियों ने बची खुची आबादी को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। पतन के कारणों को लेकर एक बहुत ही पुरानी और नाटकीय थ्योरी हुआ करती थी, आर्यन आक्रमण थ्योरी। शुरुआती इतिहासकारों का मानना था कि बाहर से आए आक्रमणकारियों ने इन शहरों को तबाह कर दिया और इसका सबूत उन्होंने कुछ बिखरे हुए कंकालों को बताया। लेकिन आधुनिक डीएनए रिसर्च ने इस आक्रमण के मिथक को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। राखीगढ़ी के कंकालों की जेनेटिक स्टडी से साफ हो गया है कि उनमें स्टेपीज का कोई डीएनए था ही नहीं। आधुनिक विज्ञान पूरी तरह निष्पक्ष रूप से साबित करता है कि इनका विनाश किसी बाहरी युद्ध से नहीं, बल्कि जलवायु और पर्यावरण में आए बदलावों की वजह से हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे क्रमिक पतन में बदल गया। अध्याय 5, पतन का क्रम और निष्कर्ष। अगर इस टाइमलाइन को देखें तो स्पष्ट होता है कि ये विशाल समाज ताश के पत्तों की तरह एक झटके में नहीं गिरा। इसके पतन में सैकड़ों साल लगे। 2600 से 1900 ईसा पूर्व के परिपक्व चरण में शहर पूरी तरह विकसित थे और व्यापार अपने चरम पर था। फिर 1900 से 1300 ईसा पूर्व के बीच का उत्तर चरण आया। इस समय नदियां सूखने लगीं, लोगों का शहरों से बिखराव शुरू हुआ और लिपि तथा मोहरों का इस्तेमाल बंद हो गया। और 1300 ईसा पूर्व के बाद तो पूर्ण अंत ही आ गया। बड़े शहर पूरी तरह से खाली हो गए और लोग छोटी ग्रामीण बस्तियों में सिमट कर रह गए। तो सबसे अहम बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मरे नहीं थे। एक महान शहरी सभ्यता दोबारा ग्रामीण संस्कृति में बदल गई। ये शब्द बहुत गहरे हैं। जब प्रकृति का मिजाज बदला और पानी की कमी हुई तो उन्होंने परिस्थितियों के सामने घुटने टेकने के बजाय खुद को ढाल लिया। महानगरों को छोड़कर वे एक नई जीवन शैली की ओर बढ़ गए। यह मानव इतिहास में अनुकूलन यानी अडैप्टेशन की सबसे बेहतरीन कहानियों में से एक है, जो दिखाती है कि विनाश के बीच भी जीवन अपना रास्ता खोज ही लेता है। ये सभ्यता एक बहुत बड़ा सबक देती है। समाज चाहे कितना भी आधुनिक क्यों ना हो जाए, प्रकृति का सम्मान सबसे जरूरी है। स्क्रीन पर चल रहे ये शानदार एनिमेशंस इस खोए हुए साम्राज्य की बस एक छोटी सी झलक भर हैं। अगर इतिहास खुद को दोहराता है तो क्या आज के ये आधुनिक कंक्रीट के शहर भी भविष्य में ऐसे ही किसी जलवायु परिवर्तन का शिकार होकर धरती में दफन हो जाएंगे? ये सवाल हम सब के लिए सोचने का विषय है। ऐसे ही और भी रोचक और शानदार ऐतिहासिक विश्लेषणों के लिए आपकी काम की बात YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और ज्ञान के इस सफर का हिस्सा बनें।